Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about green strategic partnership between India and Norway. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों के विजिट पे निकले हैं। 1 वीक का टूर है ये। उसमें सबसे पहले उन्होंने यूएई को विजिट किया। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। फिर नीदरलैंड्स में भारत और नीदरलैंड के रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पे अपग्रेड किया गया। देन ही हैज़ रीच्ड स्वीडन। स्वीडन का भी दौरा उनका खत्म हो चुका है। उसके बाद वो नॉर्वे भी पहुंच चुके हैं। तो स्वीडन में क्या हुआ पहले वो हम देखेंगे। अभी वो नॉर्वे में हैं। नॉर्वे में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आगे आज क्या होंगी वो भी हम देखेंगे। तो देखिए, स्वीडन के अंदर जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे उसके बाद दोनों देशों ने, भारत और स्वीडन ने भी अपने रिलेशंस को अपग्रेड किया है टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जैसे इंडिया नीदरलैंड्स ने अपने बायलैटरल टाइज को अपग्रेड किया टू द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सिमिलरली स्वीडन एंड इंडिया हैव नाउ अपग्रेडेड देयर बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। साथ ही साथ स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड किया विद इट्स हाईएस्ट ऑनर, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस। सो दिस इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और ये ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके के 31 टोटल इंटरनेशनल ऑनर मिले हैं गिवन टू हेड ऑफ गवर्नमेंट बाय डिफरेंट कंट्रीज। इस तरीके का ये 31st ऑनर है। तो स्वीडन के बाद प्रधानमंत्री जी पहुंचे नॉर्वे। दिस वाज हिज फर्स्ट एवर विजिट टू नॉर्वे और वहां पे भारत और नॉर्वे ने आपस में अपने रिलेशंस को अपग्रेड किया है टू द लेवल ऑफ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स तो हमने दुनिया के 40 से भी ज़्यादा देशों से किया हुआ है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हमने अभी नीदरलैंड से किया, फिर स्वीडन से किया। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज मोर रेगुलर थिंग, बहुत सारे देशों के साथ किया है। लेकिन स्वीडन के साथ हमने अपने रिलेशंस को, अभी स्वीडन के साथ मैंने जैसे कि बात की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, नीदरलैंड के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, लेकिन नॉर्वे के साथ अपने रिलेशंस को भारत ने अपग्रेड किया टू द लेवल ऑफ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड नॉर्वे हैव अपग्रेडेड देयर टाइज टू ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसके पहले भारत ने ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बस एक और देश के साथ साइन किया था, वो था डेनमार्क। तो इंडिया एंड डेनमार्क had already applied this model of green strategic partnership in 2020. उसके अलावा भारत और नॉर्वे के बीच में एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वेयर नॉर्वे हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI। आपको इस इनिशिएटिव के बारे में मैंने कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है। ये भारत द्वारा स्टार्टेड एक इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य है इंडो पैसिफिक रीजन में सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को किसी भी अनड्यू अग्रेशन से फ्री रखना। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो अग्रेशन है इन साउथ चाइना सी, उसको काउंटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लेड बाय इंडिया एंड नॉर्वे हैज नाउ ऑफिशियली ज्वाइंट इट। उसके अलावा इंडिया एंड नॉर्वे हैव आल्सो साइंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत और नॉर्वे मिल करके किसी तीसरे ग्लोबल साउथ कंट्री को, यानी कि डेवलपिंग कंट्री की मदद करेगा वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट प्रमोट करने में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नॉर्वे की सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है विद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट गिवन बाय किंग हैरल्ड 5। तो नॉर्वे ब्रिटेन की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला सिस्टम फॉलो करता है और वहाँ के किंग हैरल्ड 5 ने प्रधानमंत्री जी को वहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर या हाईएस्ट रिकॉग्निशन दिया है। एंड विद दिस नाउ PM मोदी हैज गॉट
32nd इंटरनेशनल ऑनर फ्रॉम फॉरेन नेशंस। स्वीडन से उनको मिला था 31st, नॉर्वे से मिला उनको 32nd। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमने कई सारे देशों के साथ साइन किया, अभी रिसेंटली नीदरलैंड्स और स्वीडन के साथ भी कर लिया, लेकिन ग्रीन स्ट्रेटेजिक आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंतर्गत दो देश आपस में कमिट करते हैं दैट दे विल बी कोऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रिजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेस, इस तरह की एक्टिविटीज में कोऑपरेट करेंगे। तो ये है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत ने नॉर्वे से पहले सिर्फ एक ही देश के साथ, डेनमार्क के साथ साइन किया था। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे फ्लुएंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्माइल मिशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। स्माइल मिशन चाइना और यूरोप की स्पेस एजेंसी मिल करके ज्वाइंट तरीके से लॉन्च कर रही है। स्माइल का पूरा नाम है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर आयनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखिए, स्माइल मिशन ज्वाइंट मिशन बिटवीन चाइनाज एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। स्माइल मिशन का लक्ष्य होगा ये समझना कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सोलर विंड्स। सोलर विंड्स जो हाईली एनर्जेटिक हाई टेम्परेचर चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं, वो सोलर विंड जब अर्थ के तरफ आते हैं, अगर अर्थ के अराउंड कोई अगर प्रोटेक्शन लेयर नहीं होता तो ये सोलर विंड्स पूरी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन नॉट देयर। लेकिन अर्थ के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव सील्ड का काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है इसी को कहा गया है मैग्नेटोस्फेयर। और मैग्नेटोस्फेयर इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो प्लाज्मा स्टेट में होते हैं, आपको पता है कि मैटर कैन बी इन 4 स्टेजेस, गैस, लिक्विड, सॉलिड। उसके अलावा चौथा स्टेज भी है प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है मैटर। तो सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर उसको कहा जाता है कोरोना। कोरोना में इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि वहाँ पे मैटर जो होता है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है, हाईली चार्ज पार्टिकल फॉर्म में होता है, और वहाँ से वो जब कोरोना इट स्टार्ट्स मूविंग आउट टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन, तो उसमें दिस कोरोना ऑल्सो दैट इज द प्लाज्मा पार्टिकल ऑल्सो कम्स टुवर्ड्स द अर्थ। इसी को कहा जाता है सोलर स्टॉर्म। ये सोलर स्टॉर्म पूरी तरीके से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन थैंकफुली हमारा जो अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के निकलते हैं वो इन सोलर स्टॉर्म्स के अगेंस्ट एक सील्ड का काम करते हैं। तो अब ये जो मिशन है स्माइल मिशन चाइना और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वो स्टडी करेगा कि हाउ एग्जैक्टली मैग्नेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज चार्ज पार्टिकल्स सोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम द सन। ये जो सोलर विंड्स या सोलर स्टॉर्म सन के तरफ से आता है, ये वैसे भी हमारे अर्थ के ऊपर थोड़ा बहुत तो डिसरप्शंस कभी कभार कर ही देता है। इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट, कभी कभार जीपीएस सिस्टम को इम्पैक्ट कर देता है, एयरलाइन ऑपरेशंस कभी डैमेज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को भी डैमेज करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी इम्पैक्टेड। तो लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट इज विटनेस्ड, लेकिन हैड दिस मैग्नेटिक फील्ड नॉट बीन देयर देन देयर वुड हैव बीन नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ at all on the earth. So that is how this magnetic field acts as a protective shield. ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ये सोलर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अरेंज हो जाते हैं, वो इनके अराउंड ही मूव करने लगते हैं। इधर से आए सोलर रेडिएशंस और ये मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मूव करने लगते हैं। तो इस कारण से एक बेल्ट सा क्रिएट होता है, चार्ज पार्टिकल का बेल्ट अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनविजिबल। फिर उधर से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स मूव अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कारण से एक बेल्ट क्रिएट होता है अराउंड द अर्थ। उस बेल्ट को कहा जाता है वैन एलन बेल्ट। फ्रंट साइड से ऐसा बेल्ट होगा, इधर से मान लीजिए सन है तो फ्रंट साइड में वैन एलन बेल्ट ऐसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा स्फेरिकल टाइप का। बैकएंड में एक टेल जैसा वैन एलन बेल्ट बनता है, मैग्नेटो टेल उसको कहते हैं। So this belt of charged particles created around the earth because of the protective magnetic lines
दिस बेल्ट्स आर नोन एज वैन आलन बेल्ट्स। अब देखिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो पोलर रीजन से ही इमर्ज होते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है पोलर रीजन में। यही कारण है कि ये चार्ज पार्टिकल जो सन से आ रहे हैं वो धीरे धीरे इस रीजन में सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो पोलर रीजन में चार्ज पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल सिर्फ पोलर रीजन के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे नाइट्रोजन के गैसेस को या ऑक्सीजन के गैसेस को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं टू द हायर ऑर्बिटल लेवल। क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल लेकर के आ रहे हैं बहुत सारा एनर्जी अपने साथ। ये सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स अपने साथ बहुत सारा एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पोलर रीजन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से तो निकल रहे हैं सारे मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है, तो यहाँ के जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं ये लोग टू द हायर ऑर्बिटल लेवल। अगेन दोज इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर ऑर्बिटल लेवल they are not stable there, so they come back to their original orbital level. उस प्रोसेस में they release energy in the form of light, जिसको कहा जाता है auroras. अब स्माइल क्या स्टडी करेगा? तो स्माइल जो मिशन है वो इस मैग्नेटोस्फेयर का एक्सरे बेस्ड इमेजेस निकालेगा और उसको रियल टाइम में प्रोसेसिंग करेगा, जिससे हमारी समझ बेहतर होगी कि हाउ मैग्नेटोस्फेयर वर्क्स। It will help us in understanding interaction between solar winds and Earth's magnetic field. ये interaction को समझने में मदद करेगा. It will also help us in understanding how auroras are formed. Better understanding of auroras are formed. And space weather processes, मतलब space के अंदर कैसे solar particles जो हैं वो impact करते हैं, वो सब कुछ हमें समझ आएगा। सो इसकी मदद से अर्थ एंड सन का इंटरेक्शन बेहतर होगा, स्पेस वेदर फॉरकास्टिंग बेहतर होगी। एट द सेम टाइम जो इम्पैक्ट होता है सोलर विंड का ऑन सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम, इसको भी मिनिमाइज किया जा सकेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट को। दिस डेवलपमेंट स्माइल मिशन कैन ऑल्सो बी सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेस डिप्लोमेसी, बिकॉज इट इज फर्स्ट मेजर जॉइंट मिशन बिटवीन चाइना एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। निसार जैसे स्पेस डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है भारत और अमेरिका के बीच में। स्माइल मिशन कैन बी सीन एज एग्जाम्पल ऑफ स्पेस डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डीएनए मैपिंग फॉर पैंगोलिन ट्रैफिकिंग रूट्स। इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले पैंगोलिन्स के बारे में समझते हैं। इस पैंगोलिन्स आर स्केली स्किल्ड मैमल्स। स्केली स्किन्ड मैमल्स मतलब इनका जो आप स्किन देखोगे तो उस पे इस तरीके के बड़े हार्ड थिक स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ा थिक सा इस तरीके का लेयर्ड सा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है स्केली स्किन मैमल्स। और अगर इनको लगता है कि कहीं से भी इनके लिए कुछ खतरा है, कोई आसपास में कोई पोचर है, तो अपने आप को इस तरह से रोल कर लेते हैं ताकि अपने बॉडी का जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको वो लोग छुपा लें, ताकि पोचर्स उनको मार ना पाए। तो छोटे मोटे जो वेपन्स होते हैं, भाले वाले से इनको मारना कठिन है, क्योंकि दे हैव वेरी थिक स्किन स्केल्स ऑन द आउटर बॉडी। जहाँ पे भी इनका सॉफ्ट सरफेस है बॉडी का, खासकर अंडर बेली रीजन, उसको ये लोग छुपा लेते हैं बाय रोलिंग देमसेल्फ इनटू अ बॉल। पैंगोलिन्स आर पोच्ड। इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इनके स्केल से, ये जो स्केल है उससे हाई क्वालिटी लेदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ दीज स्केल्स आर यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। साथ ही साथ देयर मीट्स आर ऑल्सो वेरी मच इन डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इस कारण से पैंगोलिन्स की बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है। पैंगोलिन्स की अगर नेचर की बात करें तो सॉलिटरी रहना ज़्यादा पसंद करता है, अकेले रहना पसंद करता है, एंड रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव होता है, नॉकटर्नल एनिमल है। They are also known as ant eaters because they prefer eating insects and ants. पैंगोलिन्स की अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो दुनिया भर में टोटल 8 स्पीसीज हैं पैंगोलिन के, 4 अफ्रीका में, 4 एशिया में। अफ्रीकन स्पीसीज अलग अलग नाम है, जाइंट पैंगोलिन, तेमनिक पैंगोलिन, ब्लैक बेलिड पैंगोलिन एंड वाइट बेलिड पैंगोलिन। जबकि एशिया के अंदर चाइनीज पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन एंड फिलीपीन पैंगोलिन। अब सबका आईयूसीएन स्टेटस तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना कम से कम याद रखिएगा कि भारत का जो इंडियन पैंगोलिन है
उसकी IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। चाइनीज पेंगोलिन का IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनफैक्ट एशिया वाले, इतना याद रखिए कि एशिया वाले जितने भी पेंगोलिन हैं 4, उसमें से 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। भारत वाला बस जो है वो इंडेंजर्ड है। अफ्रीका वाले में अगेन 2 इंडेंजर्ड हैं, 2 वल्नरेबल हैं। अब पेंगोलिन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, स्मगलिंग। Pangolins are the most trafficked wild animals on the earth. And as per a report by Traffic, 20% of the illegal wildlife trafficking is done in pangolins. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस एनिमल का ट्रैफिकिंग होता है, इलीगल स्मगलिंग होता है, वो है पेंगोलिन्स। और दुनिया भर का 20% इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पेंगोलिन्स में ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके जो स्केल्स हैं स्किन के ऊपर, उन दे आर केरेटिन रिच, जैसे हमारे हेयर या नेल्स बने, दे आर केरेटिन रिच, और उसका इस्तेमाल होता है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके अलावा देयर मीट इज कंसिडर्ड टू बी हाई एंड स्टेटस डेलिकेसी इन पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो आज पर रिपोर्ट बाई एन एजेंसी ट्रैफिक, 1203 pangolins were found to be illegally traded between 2018 to 2022. Overall, it is the most trafficked wildlife animal. ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, एंड IUCN। इसका मेन काम होता है रिपोर्ट पब्लिश करना, जिसके बेसिस पे दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग। इट वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद साइट्स, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उसके कोऑर्डिनेशन में ट्रैफिक काम करता है। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंगोलिन्स की बहुत ज़्यादा पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग होती है। तो ट्रैफिकर्स या स्मगलर्स जिस रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब DNA मैपिंग शुरू की गई है पेंगोलिन्स की, कि पेंगोलिन्स की जहाँ जहाँ पे भी DNA मिलेंगे, उसके मदद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है द रूट्स टेकन बाय द ट्रैफिकर्स। इससे क्या होगा कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे विल बी एबल टू डिटेक्ट ट्रैफिकिंग हब्स, और इससे फिर वो सप्लाई चेन को ब्रेक कर पाएंगे ऑफ दिस ट्रैफिकिंग ऑफ पेंगोलिन्स। जो अभी तक रिकॉग्नाइज्ड ट्रांजिट रूट्स हैं एज पर दिस DNA मैपिंग, जो मोस्ट ट्रैफिक हब या रीजन या ट्रांजिट रूट्स हैं, वो है साउथ कैमरून रीजन में, उसके अलावा बोर्नियो एंड म्यांमार रीजन में। यहाँ पे इन 3 एरियाज में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग ट्रांजिट रूट्स पाए गए हैं पेंगोलिन्स के। उसके अलावा भारत के अंदर भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्रैफिकिंग रूट्स पाए गए हैं पेंगोलिन्स के। नॉर्थ ईस्ट जैसे कि असम या अरुणाचल प्रदेश से होते हुए पेंगोलिन्स को भूटान के अंदर स्मगल किया जाता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रांजिट रूट्स ऑफ पेंगोलिन। UPSC ने साल 2021 में प्रश्न पूछा था, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पेंगोलिन्स के बारे में बताया था कि अगर ये खतरा देखते हैं तो अपने आप को रोल कर लेते हैं, वैसा ही एक और एनिमल होता है हेजहॉग। इसका ऊपर का जो आउटर लेयर होता है वो बड़ा ऐसा कांटेदार होता है। ये भी अगर अपने खतरा देखता है अपने आसपास में तो अपने आप को रोल कर लेता है इनटू दिस बॉल से, कांटेदार पोर्शन को बाहर कर देता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वीकनिंग ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स इम्पैक्ट ओवरऑल ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इंडियन रूपी लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले या दूसरे किसी भी हार्ड करेंसी के मुकाबले। हम लोग मेनली डॉलर के मुकाबले ही बात करते हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार इंडियन रूपी कमजोर हो रहा है और अब कमजोर होकर के $1 बराबर 96 रुपीज से भी नीचे जा चुका है। इसके पीछे के कारण, रुपए गिरने के पीछे के कारण है ऑफ कोर्स, पहला राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की हम बात करें तो उसका दाम पिछले साल के इस टाइम के मुकाबले करंट ईयर में 65% बढ़ चुका है। पिछले साल आप सोच रहे हैं, एक साल में महंगाई 65% है। इन्फ्लेशन तो हमेशा लास्ट ईयर के मुकाबले निकालते हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ के मुकाबले भी इस साल जो इस महीने महंगाई जो है, क्रूड ऑयल के दाम जो हैं, अप्रैल महीने के मुकाबले मई महीने में क्रूड ऑयल के दाम 18% बढ़ गए हैं।
और पिछले साल मई महीने के मुकाबले इस साल मई महीने में तो क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में 65% बढ़ गए। तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया क्रूड ऑयल। इंडिया का 80 to 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से मीट होता है। तो इसका मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व से एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस कारण से देश के अंदर डॉलर की कमी हो गई। जब देश से डॉलर ज़्यादा जाएगा, डॉलर की कमी होगी, तो डॉलर और मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा, जो हो रहा है। उसके अलावा इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, इट इज़ ऑल्सो प्लमेटिंग, डिक्लाइनिंग, मतलब वो बढ़िया यील्ड नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है अभी थोड़ी टर्बुलेंट स्टेट में है। तो अब इंडियन स्टॉक मार्केट के मुकाबले अमेरिकन मार्केट, या वहाँ पे चाहे वहाँ का गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड हो या इन जनरल इन्वेस्टमेंट हो, इट इज़ ल्यूक्रेटिव, इट इज़ मोर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो अमेरिका से फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे भारत में, और भारत के स्टॉक मार्केट में या अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ था इन्होंने, नाउ दे सी कि इंडियन मार्केट में अभी इतना बढ़िया टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का या यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने का। सो दे आर मूविंग आउट, फ्लाइट आउट ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडिया, बिकॉज द अमेरिकन मार्केट इज ऑफरिंग देम बेटर return. American government bond is also giving them better yield in comparison with Indian stock market, and that is why there is a flight out of फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। और जब फ्लाइट आउट हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, तो देश के अंदर डॉलर की कमी हो रही है। डॉलर की कमी होने का मतलब मार्केट में रुपया कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। ग्लूमी सा सिचुएशन थोड़ा सा बन गया है ग्लोबल इकोनॉमी में भी और इंडियन इकोनॉमी में भी, एंड दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला डैमेज क्या हो रहा है, देखिए, क्रूड ऑयल जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं महंगा, तो नेचुरल सी बात है कि अब भारत के अंदर भी हमको उसके दाम बढ़ाने होंगे। सरकार या सरकारी कंपनियां कब तक लॉस झेलेंगी? तो रिसेंटली 2 से 3 रुपया पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया। अब चूंकि क्रूड ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और डीजल, दे हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट या कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। So increase in their prices may lead to cost push inflation. This increased inflation can lead to a vicious cycle. It can reduce saving and then again growth may be impacted. उसके अलावा आप सोचिए, ये फ्री फॉल ऑफ इंडियन करेंसी हो सकता है। वो क्या रहा है कि भारत से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो रुपया कमजोर हो रहा है। चूंकि रुपया कमजोर हो रहा है, तो इस कारण से और ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है इंडियन मार्केट में। और याद कीजिए द कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी रिस्क, जब रुपया कमजोर होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को और नुकसान हो जाता है। $1 बराबर 80 से $1 बराबर 90 हो गया, तो उसको तो नुकसान हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क याद रखिए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर भारत के अंदर हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, इस कारण से रुपया कमजोर हो रहा है। और रुपया कमजोर हो रहा है इस कारण से जो इन्वेस्टर्स भारत के अंदर अभी तक टिके हुए थे उनको और नुकसान हो जाता है करेंसी रिस्क के कारण। सो धीरे धीरे मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स में पुल आउट, बिकॉज अ वीसीएस साइकिल इज गेटिंग क्रिएटेड। वीसीएस साइकिल किस तरीके का कि फ्लाइट आउट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स लीडिंग टू वीकनिंग ऑफ रुपी अगेन लीडिंग टू मोर फ्लाइट आउट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड कॉजिंग अ वीसीएस साइकिल। सो दिस में ऑल्सो हैपन। फिस्कल कंसर्न्स आर ऑल्सो देयर। यू सी, सरकार के ऊपर सब्सिडी बर्डन बढ़ेगा। सरकारी कंपनियों को घाटे से बचाने के लिए सरकार को सब्सिडी देना पड़ेगा। उसके अलावा जब सरकार सब्सिडी देगी तो सरकार के जो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स हैं इस साल के इकोनॉमी के, वो भी मिस होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा करंट अकाउंट लगातार डेफिसिट में जा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हाईयर प्राइस पे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट हो रहा है। दैट इज ए कंसर्न। और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा डेफिसिट हुआ तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसी अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रेंड की बात करें तो 21st सेंचुरी में पहले 20 साल में, यानी कि साल 2000 से लेकर के 2020 तक, भारत का सिर्फ 3 बार ही बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहा है। साल 2009 में, 12 में और 2019 में। 20 साल में सिर्फ 3 बार डेफिसिट रहा है। और उसके बाद से 2021 से लेकर के 2026 तक में भारत का 4 बार बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया है। और रिसेंट ईयर में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट 2026-27 जिस साल में हम हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा होने वाला है। एज पर एस्टिमेशन 65 to 75 बिलियन डॉलर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होने वाला है, यानी कि इतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होने वाला है।
टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि द रिसेंट डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी रिफ्लेक्ट्स डीपर वल्नरेबिलिटीज इन इंडियन एक्सटर्नल सेक्टर, डिस्कस। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इसके पहले अच्छा मैं बता दूं, कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कशन था उसमें मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था वो गलत था। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आप सब में से कई सारे लोगों ने उसको सही पॉइंट आउट किया, मैंने गलती से ऑप्शन ए मार्क कर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई एक हाउस भी सेशन में नहीं होगा तो भी ऑर्डिनेंस रिलीज किया जा सकता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंडो डच सेंटर वेस्ट त्रिपुरा में खोला जा रहा है फॉर फ्लावर्स। इबोला वायरस से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इकोसॉक से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर, आई एम सो सॉरी, इकोसॉक से रिलेटेड सवाल नहीं था, ये यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न था। पहला स्टेटमेंट सही है, साल 2000 में बनाया गया अंडर इकोसॉक, बट यूएनएफएफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ना कि जेनेवा में। अगर उससे रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ओडीओपी है ये मुझे लगता है सोनितपुर का तो नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का, ग्वालपारा नहीं, गोलाघाट का, यस, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का मैंने कल आपको बताया था, वहाँ का ये ओडीओपी है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।